नमस्कार भाइयों। दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, जैसा कि हमने पिछली 4 वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स को दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, आज एक वीडियो डाल रहे हैं जो करंट अफेयर्स से थोड़ा हटकर है। इसमें हम भारत में महत्वपूर्ण स्थल जो किसी ना किसी चीज़ के उत्पादन से संबंधित है, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों, और इतना महत्वपूर्ण है कि ज़्यादातर कंपटीशन में इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिए और नोट्स बना लीजिए। जितना हम लिखना शुरू करते हैं, जो भी आपके सामने बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको लिखिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके चेंज करके उसको लिख सकते हैं। समझने पर ध्यान देना भाइयों। तो शुरू करते हैं। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में जो किसी चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, पहले देखते हैं भाई। भारत में एक स्थान है कुद्रेमुख। अब ये जो कुद्रेमुख है भाई, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आयरन और के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक, ठीक है। पूछा जाता है कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में एक और जगह प्रसिद्ध है जिसे बोलते हैं बाबा बूदन की पहाड़ियां। अगर बाबा बूदन की पहाड़ियां पूछी जाएं तो आप कहेंगे कि ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। तो दोनों ही चीज, कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ियां कहां पर है? कर्नाटक में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये सब आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। इसके बाद लौह अयस्क के लिए एक और याद रखना, बेलाडीला। बेलाडीला जो है ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहां पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। अब इसका नाम बेलाडीला क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आकृति, जैसे आपने देखा होगा, बैल जो होता है उसके गर्दन के पीछे एक ऊंचा सा स्थान होता है, कुबड़ टाइप का जो बोलते हैं। तो जो कुबड़ टाइप का होता है, तो वहाँ की छत्तीसगढ़ की आम भाषा में उसे डीला बोलते हैं, तो उसे बैल का डीला बोलते हैं। तो इस जो पहाड़ी है, बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं जनरली, इनका आकार देखने में ऐसा लगता है जैसे बैल का कुबड़ निकला हुआ हो, बैल का डीला लगा हुआ, तो इसका नाम बेलाडीला बोला गया। कहाँ पड़ता? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं भाई। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या आती है छात्रों के सामने कि भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था। तो देखिए, कई बार अप्सरा आता है, कई बार तारापुर आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको क्लियर करते हैं। अगर बात करें हम अप्सरा की, अप्सरा कहाँ था? ट्रॉम्बे में, महाराष्ट्र। ध्यान से सुनना इस चीज को भाई। तो अप्सरा ट्रॉम्बे जो था, ये क्या है? ये अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर बोलते हैं जिसको। अप्सरा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, तो पहला परमाणु केंद्र बोल सकते हो आप, ठीक है। कौन सा अनुसंधान केंद्र? परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र अप्सरा था। 1956 में 4 अगस्त 1956 को ये काम करना शुरू किया। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो अप्सरा था ये इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया भाइयों। किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से। इंग्लैंड की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसने इसमें सहयोग किया था। 1956 में अप्सरा ने काम करना शुरू किया। अब इसका काम सिर्फ रिसर्च करने से संबंधित था। तो जो रिसर्च है, एजुकेशन से संबंधित है, उन चीज़ों में ये काम करता। तो एक तरह से प्रोटोटाइप मानिए, छोटा सा जगह है जहां पर मेन काम है इस मामले में रिसर्च करना। अब ऐसे और भी है, जैसे ध्रुव हो गया, कामिनी हो गया, ये सारे ध्रुव, कामिनी, अप्सरा क्या है? ये सारे हैं अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र। पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र था 1956 में अप्सरा। अब तारापुर अलग चीज है, अप्सरा अलग है। बस इसी चीज को मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो इसने बिजली का जो उत्पादन है, एक तरह से ये मानिए अनुसंधान के लिए कर रहे हैं वो। इसमें बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा, सिर्फ रिसर्च हो रही है।
एजुकेशन पर्पज से आगे के हमारे परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। लेकिन परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत भारत में इसी से मानी जाती है। इसके बाद आते हैं, अब दूसरी जो चीज आती है वो ये आती है कि तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु बिजली घर था जिसने परमाणु बिजली उत्पादन शुरू किया। तारापुर कहां पर पड़ता है भाई? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में वो भी था अप्सरा, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर, ठीक है। और ये क्या था? पहला परमाणु बिजली घर मानिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया। वो रिसर्च स्टेशन था और यहां पर परमाणु बिजली बनाई जा रही थी। या ये 1969 में शुरू हुआ, वो 1956 में शुरू हुआ, 13 साल का अंतर आ गया, ठीक है। अब हम परमाणु बिजली घरों पर करते हैं। तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर हो गया तारापुर महाराष्ट्र में। इसके बाद दूसरी चीज करते हैं, अन्य परमाणु बिजली घरों की बात करें तो एक जगह है कलपक्कम, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास पड़ता है कलपक्कम तमिलनाडु, ये भी पुराना ही है। रावतभाटा राजस्थान, ये भी पुराना है। लेकिन ये शुरू के चारों में जाए, तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा और नरोरा चौथे नंबर का था जो गंगा नदी के तट पर बनाया गया। लेकिन अभी हम थोड़ा इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से नहीं करके, तारापुर महाराष्ट्र में पहला था, कलपक्कम और कुडनकुलम दूसरा है, कुडनकुलम ये भी कहाँ? तमिलनाडु में है, याद रह जाएगा भाई, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। इसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, आप लिखेंगे कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है, ये भी परमाणु बिजली घर है। रावतभाटा राजस्थान में है, राजस्थान में है, ये भी परमाणु बिजली घर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, जितने भी लिख रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, परमाणु बिजली घर हैं, ठीक है। और बहुत पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद नरोरा, गंगा नदी के तट पर नरोरा बुलंदशहर के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये भी परमाणु बिजली घर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा अभी जो चर्चा में है वो है जैतपुर। जैतपुर परमाणु संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है, वो महाराष्ट्र में है। अभी ये जरूर ध्यान रखना है, जैतपुर या जैतापुर, कई बार जैतपुर लिख देते हैं, कई बार जैतापुर लिख देते हैं। जैतपुर या जैतापुर महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ परमाणु संयंत्र हो गए। हमने लौह अयस्क के बारे में बताया, परमाणु संयंत्रों के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं भाइयों, एक एक चीज को अलग अलग करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक। अभी देखिए, आपको याद रखना कोलार और एक है हट्टी, दोनों ही क्या है? दोनों ही कर्नाटक में है और दोनों ही क्या है? सोने की खान है। कोलार और हट्टी कर्नाटक में है, सोने की खान है भाई, ठीक है। ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए, ठीक। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद पन्ना याद रखेंगे आप, बहुत बार पूछा गया बहुत सारे टेस्ट में। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना। और ये क्या है? ये हीरे की खान है, हीरा यानी डायमंड, हीरे की खान है, पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश में ही एक और ले लेते हैं, नेपानगर। नेपानगर मध्य प्रदेश में ही है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज कारखाना है यहाँ पर। कहाँ पर भाई? नेपानगर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बढ़ते हैं, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं छात्र, इनमें से कुछ को याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। इनमें एक भी चीज़ मिस करने लायक नहीं होती। जितने भी आज आपको वीडियो में बताई जाएगी, इनमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप मिस करें।
अगर मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कहीं भी आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान रखिए। नेपनगर मध्य प्रदेश में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, हमारा एक जगह आती है डिगबोई। ये भारत का पहला तेल संयंत्र है, भारत का पहला तेल संयंत्र। अंग्रेजों के टाइम में 1901 में ये काम शुरू हुआ डिगबोई में। कहाँ पड़ता है ये? असम। ठीक है, लगभग अब से 120 साल पहले, मान लीजिए लगभग 120 साल पहले इसने काम करना शुरू किया। भारत का पहला तेल संयंत्र था। अप्सरा जो मैंने बताया वो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र था। याद रखना, उसको एशिया का भी पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिगबोई असम में तेल संयंत्र है और ये भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें असम में बोगाई गांव, गुवाहाटी, ये सब भी तेल संयंत्र हैं। ये तीनों ही असम में हैं। ठीक है, तेल संयंत्र की बात करें तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तेल संयंत्र में आपको पानीपत रिफाइनरी याद रखना है। पानीपत संयंत्र है कहाँ भाई? हरियाणा में है। मथुरा रिफाइनरी याद रखना, यूपी में है। ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? सिर्फ तेल से जुड़े हुए हैं। मथुरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ये भी मथुरा रिफाइनरी है। इसी मथुरा रिफाइनरी से जब रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल को, तो उससे क्या होता है कि कुछ प्रदूषक गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। और वो जो प्रदूषक गैसें होती हैं वो अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, और उस अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग खराब हो रहा है, ताजमहल का जो संगमरमर है वो खराब हो रहा है। तो कई बार पूछा जाता है कि स्टोन कैंसर मतलब जो पत्थर को कैंसर हो गया, ये मानिए, यानी जो संगमरमर है वो खराब हो रहा है भाई। तो स्टोन कैंसर किसमें? ताजमहल में। ताजमहल के स्टोन कैंसर का कारण एक चीज़ है, मथुरा की रिफाइनरी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो एक तेल रिफाइनरी जरूर याद रखनी है, बॉम्बे हाई। बहुत इंपॉर्टेंट, बॉम्बे हाई। तो जो बॉम्बे हाई तेल रिफाइनरी है, वास्तव में वो जो है बम्बई में नहीं है। बम्बई से क्या है? बम्बई या मुंबई से अलग है। इस अरब सागर की तरफ को, यानी समुद्र में चलेंगे तो बम्बई के तट से 118 नॉटिकल मील दूर है। वैसे तो महाराष्ट्र में बोला जाएगा, लेकिन वास्तव में ये है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में बोला जाएगा कि महाराष्ट्र में है बॉम्बे हाई, लेकिन वास्तव में ये अरब सागर में है। ठीक है, तट से 118 नॉटिकल मील की दूरी पर बॉम्बे हाई है। ये सारे के सारे क्या हो गए? तेल संयंत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसके बाद देखिए, हमारा यूपी में एक जगह है मेरठ। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए और कैंचियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी मेरठ में स्पोर्ट्स एकेडमी की भी शुरुआत की गई, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स एकेडमी। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। तो वो खेल का सामान और कैंची के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं, बैट्समैन वगैरह, तो विदेश के भी खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की बात करें, वो भी जब इंडिया के टूर पर आते हैं तो यहाँ से बैट वगैरह मंगाते हैं। ठीक है, तो खेल का सामान और कैंची के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। यूपी में वाराणसी सभी जानते हैं। वाराणसी, जिसे कभी बनारस या काशी कहते हैं, तो ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर यूपी में मुरादाबाद की बात करें तो ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। ताले यानी लॉक के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखिए, एक है डेगाना। डेगाना कहाँ पड़ता है? राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। ये क्या है? ये टंगस्टन की खान है। डेगाना राजस्थान में है, टंगस्टन की खान है भाइयों। इसके बाद खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, ये भी राजस्थान में है। और ये किसकी खान है? तांबे की खान है। तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है खेतड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, डेगाना राजस्थान और खेतड़ी राजस्थान। दोनों किसके लिए? ये टंगस्टन के लिए, तांबे के लिए। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं भाइयों।
इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ जी, आपको याद रखना डिंडीगुल। डिंडीगुल तमिलनाडु में है। डिंडीगुल तमिलनाडु में है, सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डिंडीगुल तमिलनाडु सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, सिगार आजकल तो खैर कम ही हो गए हैं, पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो बहुत सारे दिखाए जाते थे सिगार पीते हुए। तो सिगार उद्योग के लिए डिंडीगुल प्रसिद्ध है। एक और याद रखेंगे, हमने आपने सुना होगा बाटा शहर यानी बाटा नगर। एक बाटा नगर जगह है, ये कहाँ पड़ती है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। अब बाटा के जूते चप्पल सुनी है, तो वास्तव में ये जूते चप्पलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाटा कंपनी भी है। तो बाटा नगर जो है पश्चिम बंगाल में जूते कप और चप्पलों के लिए जाना जाता है। एक और याद रखना, बाटा जो है गिनी नाम का एक देश है, हमारा भूमध्य रेखा पर पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में गिनी देश, उसमें भी बाटा नाम का एक शहर है। ठीक है, तो बाटा नगर पश्चिम बंगाल में, बाटा शहर कहाँ पर है? गिनी देश में है। गिनी इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा पर बसा हुआ देश है। इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक जी, हाँ जी, आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवड़ी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आवड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। आवड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। और ये किसके लिए जाना जाता है? ये भारी वाहनों के लिए जाना जाता है। भारी वाहन, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, भारी वाहन उद्योग है या भारी हैवी व्हीकल फैक्ट्री है। और यहाँ पर जो हमारी सेना के लिए टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, इसी में आवड़ी तमिलनाडु में सेना के लिए टैंक वगैरह के तैयार किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एक एक चीज़ प्रसिद्ध है, हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 1 नंबर दिला सकता है, और किसी पर भी लापरवाही कर दी आप 1 नंबर खो सकते हैं। और कंपटीशन में आप सभी जानते हैं 1 नंबर का कितना महत्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद, हाँ जी, हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे, हाँ जी, एक चीज़ और मैं जो अभी याद आ रहा है, अभी हमने तेल संयंत्र लिखा है, इसमें एक और लिख लेना, तेल संयंत्रों में बरौनी। बरौनी बिहार में है, ऑयल रिफाइनरी। बरौनी बिहार में तेल संयंत्र है, ये भी जरूर लिख लेना। ठीक है, एक लिखेंगे सिंदरी। सिंदरी जो पड़ता है झारखंड में पड़ता है। और ये जो झारखंड में सिंदरी है, ये किसके लिए जाना जाता है? ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। 1 मिनट, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। तो सिंदरी झारखंड में उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के लिए जाना जाता है भाइयों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये भी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। एक जगह है चितरंजन। ये चितरंजन जो पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। दोनों में समानता क्या है? दोनों में ही डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है। अब डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप का मतलब है जो भारत में रेल में के लिए डीजल के इंजन बनाए जाते हैं, वो यहीं पर बनते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल में रेल के इंजन है, डिब्बे नहीं है, रेल के इंजन बन रहे हैं। और वो कौन से? डीजल के बन रहे हैं। चितरंजन वाराणसी में, सॉरी, चितरंजन और वाराणसी दोनों जगह पर। चितरंजन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसके बाद अगर रेल के डिब्बों की बात करें तो रेल के डिब्बे के लिए कपूरथला पंजाब में पड़ता है, और आपके यूपी में पड़ता है, कौन सी जगह? यूपी में रायबरेली। यूपी में पड़ती है
तो ये कपूरथला पंजाब, रायबरेली यूपी है, रेल के डिब्बे। और इसको कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर रेल के डिब्बे लिख रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार लिख रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल के कोच, कोच मतलब डिब्बा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है भाई? यहां पर है, कपूरथला और रायबरेली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हाँ जी, भारत में देखिए एक जगह है थुम्बा। ये कहां पड़ता है? केरल में। यहां पर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, ध्यान से देखना, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, भारत में रॉकेट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं वो थुम्बा केरल से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक, दूसरा याद रखना है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, एक है आपका चांदीपुर उड़ीसा। व्हीलर द्वीप का नाम अभी क्या हो गया? कलाम द्वीप। कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। ये कहां पड़ता है? चांदीपुर में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है ये। ठीक है, व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। और ये किसके लिए है? ये मिसाइल के परीक्षण के लिए, मिसाइल टेस्टिंग यहां पर होती है। ठीक है, तो कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप में, चांदीपुर उड़ीसा में मिसाइल टेस्टिंग होती है, और थुम्बा केरल रॉकेट परीक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद एक और आ जाता है श्रीहरिकोटा। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रॉकेट बता दी, मिसाइल बता दी, यहां पर है उपग्रह, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह यानी सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अभी देखिए कितना ये है कि अगर हम इनमें हल्का हल्का सा भी गड़बड़ करेंगे तो सवाल तो जाता रहेगा। अभी आपको बस देखना क्या, जब आप पढ़ते हैं कि भाई वो ये नहीं पूछता श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, ये तो जनरल चीज़ें हैं, कभी कभार पूछ लेगा इनको तो, लेकिन वो क्या कहता है हाल ही में ये उपग्रह लॉन्च किया गया, कहाँ से किया, तो 90% चांस है कि इसी जगह से करेगा। तो जब आप उपग्रह को करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं तो उपग्रह में ये देखिए कि आपको अलग से याद नहीं करना कि पिछला कहाँ से किया था, श्रीहरिकोटा, इस बार भी श्रीहरिकोटा। अगर कोई श्रीहरिकोटा से अलग जा रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर कोई मिसाइल टेस्टिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही है, थोड़ा ये चेक कर लीजिए बस, वो करंट अफेयर्स में भी फायदा देगा भाई आपको ये, और बहुत आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि ये 90% को यही मतलब यहीं से 90% काम इन्हीं जगहों पर हो रहा है। थोड़ा बहुत जो अलग आता उस पर अलग एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना है। आप ये नहीं कि हर चीज़ को अलग अलग थोड़ी रटेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। एक जगह पड़ती है आनंद। आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आनंद गुजरात में अमूल दुग्ध सहकारिता के लिए जाना जाता है। अमूल दुग्ध सहकारिता, अमूल दुग्ध को सहकारिता के लिए कौन सी जगह है? आनंद। आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में जाना पड़ता है भाई। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखेंगे आप कि गुजरात में ही सूरत, सूरत भी गुजरात में पड़ता है। किसके काम के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के काम के लिए। हीरे का काम होता है, याद रखना मैंने पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान बताई। सूरत में हीरे की क्या होती है, हीरे को मतलब कटिंग की जाती है, हीरे को तराशा जाता है, कहते ना, देखिए कोयला है, कोयले को तराश कर हीरा बनाते हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब हीरा पहुंचता है तो हीरे की जो कटिंग होती है, हीरे को जब तराशा जाता है तो कहा जाता है कि हीरे में जितनी ज़्यादा शार्पनेस आएगी, जितनी ज़्यादा हम उसको उसमें कोण बना देंगे, एंगल बना देंगे, उतना ही महंगा हीरा हो जाएगा। जब बात करते हैं हम हीरे की तो हो सकता है कि एक छोटा हीरा उससे बड़े हीरे से
ज़्यादा महंगा हो। वर्ल्ड की अगर बात करें तो कुलीनन हीरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम कोहिनूर की बात करें, कोहिनूर हीरा जो है वो कुलीनन हीरा से आकार में छोटा है, लेकिन सबसे कीमती है वो। कोहिनूर मतलब अब ये नहीं कह सकता कि सबसे कीमती यही है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ल्ड के कुछ हीरे ऐसे हैं जिनकी कीमत निर्धारित ही नहीं हुई है। कोहिनूर भी उनमें से एक है जिसकी कीमत कहीं डिसाइड नहीं है कि इसकी कीमत इतनी है। कुलीनन हीरे की कीमत मतलब साइज बड़ा है लेकिन कीमत डिसाइड है, लेकिन कोहिनूर जैसे कुछ हीरे ऐसे हैं जिनकी कीमत डिसाइड नहीं है। तो हीरे को तराशने का काम कहाँ हो रहा है? सूरत गुजरात में होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। हीरे के ही व्यापारी होते हैं। और हीरे का आपने भी एक व्यापारी का नाम सुना होगा कि वो जो होता है, जैसे अभी दीपावली आ रही है तो वो क्या करते हैं कि अपने जो एम्प्लॉय है उनको बोनस के रूप में, पता चला जी सभी एम्प्लॉय को कार दे दी, सभी को फ्लैट दे दिया। वो जो प्रसिद्ध व्यापारी हैं, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो वो हीरे को तराशने का काम ही उनका मेन है। तो सूरत किसके लिए जाना जाता है? हीरे के लिए। हालांकि सूरत से कपड़े वगैरह का भी काम बहुत अच्छा है, कपड़े का भी। लेकिन अगर मेन बात करें तो देखिए, अभी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हर काम हो रहा है, कुछ छोटे स्तर पर कुछ बड़े स्तर पर। लेकिन जो कोई पर्टिकुलर स्थान किस चीज़ के लिए जाना जाता है? क्या सूरत में और काम नहीं होंगे? सूरत में गाड़ियाँ भी बनती होंगी, सूरत में और भी काम हो रहे होंगे, लेकिन मेन काम हीरे के काम के लिए जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात भाई, लुधियाना कहाँ पड़ता है? लुधियाना पंजाब का। कहाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म कपड़ों के लिए, यानी ऊनी वस्त्रों के लिए। ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है लुधियाना पंजाब का। ठीक है। अगर हम बात करें यूपी के कानपुर की, तो यूपी का जो कानपुर है ये किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है चमड़ा उद्योग के लिए, जिसे हम कहते हैं चर्म उद्योग। चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जगह का नाम है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में क्या है? कोयले की खान है, सबसे बड़ी कोयले की खान बोली गई। रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोयले की खान, याद रखिए आप। इसके बाद रानीगंज के बाद आते हैं सिंगरौली। इसको ध्यान से देखना, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। ये किसके लिए? ये भी कोयले की खान है। और कई बार पूछ लेते हैं सिंगरैनी, वो सिंगरौली है, ये सिंगरैनी है। ये कहाँ है? पहले आंध्र प्रदेश बोली जाती थी, अब तेलंगाना में आ गया। ये कोयले की खान है। झरिया झारखंड में है, कोयले की खान है। ये सारी की सारी किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? कोयले की खान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हाँ जी, आप याद रखेंगे एक और, अभी जब बात करते हैं हमने नेपानगर लिखवा दिया। अभी आपको देखना है कि नासिक महाराष्ट्र में, देवास समझ गए होंगे भाइयों मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में। बहुत ही इंटेलिजेंट है हमारे छात्र जो हैं। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, सालबनी पश्चिम बंगाल में। बहुत समझ चुके हैं साहब। सालबनी पश्चिम बंगाल में और मैसूर कर्नाटक में। ये सब क्या है? भारत में नोट छापे जाते हैं यहाँ पर। क्या है? भारत में नोटों की छपाई यहीं पर होती है। ठीक है। अब इनके नाम अलग अलग है, कोई इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है या बैंक नोट प्रेस है, उसका नहीं है। अभी हम बस आपको ये बता रहे हैं कि ये सब क्या है, भारत में नोटों की छपाई इन वर्तमान में 4 जगहों पर हो रही है। ठीक है। अगर हम बात करें नोटों की छपाई 4 जगह पर, लेकिन अगर हम बात करें नोटों के लिए जो कागज़ तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल। तो इनके लिए जो कागज़ तैयार हो रहा है वो कहाँ पर? होशंगाबाद में जाना जाता है। होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है।
तो सिक्योरिटी पेपर मिल पूछे तो क्या कहेंगे हम? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यानी नोटों के लिए कागज जो है। ठीक है, अभी मैंने करंट अफेयर्स में बताया था मैसूर में जगह है जहां पर एक लगाए गए वर्णिका। मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। वर्णिका जो इकाई है, यूनिट है, ये किसकी है? नोटों के लिए शाही। नोटों के लिए जो इंक होगी वो कहां पर बन रही है? नोट की शाही लिख रहा हूं मैं, नोटों के लिए शाही आप लिख लेना, मैसूर में। ठीक है, जगह उस इकाई का यूनिट का नाम है वर्णिका। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें भारत में जो पहले बड़े स्तर पर स्टील प्लांट लगाया गया, आयरन एंड स्टील का जो प्लांट लगाया गया, वो कब लगाया गया? तो याद रखना 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। ठीक है, 1907 में टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में हुई। भारत का पहला बड़े लेवल का, छोटे की बात नहीं कर रहे, बड़े लेवल का भारत का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट था निजी क्षेत्र का, प्राइवेट क्षेत्र का। तो टिस्को जमशेदपुर में है, 1907 में स्थापित होता है और इसकी स्थापना की जमशेद जी नस्वार जी टाटा ने। जमशेद जी नस्वार जी टाटा ने जमशेदपुर की भी स्थापना की, टिस्को की भी स्थापना की। ठीक है, और 1907 में किया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को 1907 में स्थापित हुआ, भारत का निजी क्षेत्र का पहला, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी सार्वजनिक क्षेत्र के रह गए, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इनके बारे में भी लिख देते हैं। ये है सार्वजनिक क्षेत्र के, वो प्राइवेट था, अब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर, ये सार्वजनिक क्षेत्र के आयरन एंड स्टील प्लांट है। अभी मैंने ये जो है ऐसे ही लिख दिए। अभी मैं आपके लिए एक काम दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताने हैं कमेंट में कि ये चारों किस किस राज्य में है। ठीक है, किसी दिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बताएंगे कि कौन सा रूस के सहयोग से है, कौन सा जर्मनी के सहयोग से, कौन सा ब्रिटेन के सहयोग से, और डिटेल में इनको अलग से भी बताया जाएगा। थोड़ा सा इस पर ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना छोड़ दिया है, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रसिद्ध जगहों के बता रहे हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कौन सी जगह किस क्षेत्र, मतलब किस चीज़ के उत्पादन के लिए जानी जाती है, कौन सा शहर, कौन सा कस्बा, कौन सा स्थान किसके लिए जाना जा रहा है, बस वो बताया हमने। तो भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर आप कमेंट में बताइए। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इनको सही बताएंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ है, कोई भी गलती नहीं करेगा, लेकिन बताइए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है जब आप बताते हैं। आपसे हम कोई सवाल कर रहे हैं और आप उस सवाल का सही जवाब दे रहे हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसलिए हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल में बताएंगे कि दुर्गापुर, राउरकेला ये जर्मनी हो गया, ये पश्चिम मतलब इंग्लैंड हो गया, और ये दोनों किसके हो गए, रूस के सहयोग से हो गए। ये सब डिटेल में आपको अलग से बताया जाएगा जब हम इकोनॉमिक्स में बताएंगे तो। ठीक है, अभी हमने आपको जो बताए हैं ज़्यादातर जगह बताई हैं कि कौन सा किस क्षेत्र में जाना जाता है। अगली वीडियो भाई हमारी फिर से करंट अफेयर्स की होगी, क्योंकि हम पहले मेन करंट अफेयर्स ही ले रहे थे, लेकिन बीच में कुछ भाइयों का मुझे लगा, किसी ने पर्सनली भी मुझसे कहा कि भाई बीच में जो है करंट अफेयर्स कई हो गए हैं, तो हमें उनको याद करने में भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा, तो आप कुछ और डाल दीजिए। तो इसलिए हमने बीच में ले आए हैं, अगली वीडियो करंट अफेयर्स की रहेगी भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।